गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए पूर्व वर्षों के प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए वर्ष 2016 के प्रश्नों पर आए हैं। आज हम लोग जो है पीजीटी वर्ष 2016 में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। इस डिस्कशन का उद्देश्य आप सभी प्रतियोगियों को भली भांति पता है कि हम ऑथेंटिक आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा उत्तर जो कमीशन सही माने उस तरह का उत्तर हम प्राप्त करना चाहते हैं। साथ में जब हम प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उस दौरान जो नए प्रश्न बनने की संभावना है उधर संकेत करना है, ताकि जो है परीक्षा में हम सभी प्रश्न पूर्णतः सही करके आए और हमारा चयन हो। तो चलिए हम लोग अब क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस चैनल का विस्तार हो और इसका लाभ जो है सभी टीजीटी पीजीटी के प्रतियोगियों को प्राप्त हो और उनका सिलेक्शन हो, राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हो। तो चलिए हम लोग जो है आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। पीजीटी वर्ष 2016 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1, किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए है पी सीतारमैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको जो पारित किया गया, तो जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन है? हमें आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, राइट। अब इस आंदोलन को जो है जब प्रारंभ किया गया, कोई भी आंदोलन जब कोई पार्टी प्रारंभ करती है तो उस पार्टी द्वारा उसको पारित करना पड़ता है। तो इसके लिए किया गया 4 सितंबर को, 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और इस जो है विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की और महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया। और यह जो है कहाँ पर हुआ था विशेष अधिवेशन? कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पेश किया। किसने? महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, यही प्रश्न है। तो इस आंदोलन के जो अध्यक्ष थे, ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया और इसको स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इसका विरोध पूछता है, असहयोग का प्रस्ताव जब कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया तो इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था CR दास ने, CR दास ने। और विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। समझ गए इतना कि कलकत्ता का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने पेश किया, स्वीकार हो गया। और विरोध किसने किया? CR दास ने और लाला लाजपत राय ने। अब जब विरोध हो गया तो उसकी पुष्टि होना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन अगर चलाना है, पार्टी में कोई विरोध कर रहा है तो उसके लिए
पार्टी में व्यवस्था होती है। तो फिर दिसंबर 1920 में कहां पर, नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। वार्षिक अधिवेशन हुआ, दिसंबर में होता है। इसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती बी राघवाचारी। चक्रवर्ती बी राघवाचारी थे इसके अध्यक्ष। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है सीआर दास ने इस आंदोलन की पुष्टि के लिए प्रस्ताव पेश किया और इस आंदोलन की चलाने की पुष्टि कर दी गई। समझ में आया? 2 अधिवेशन हुए थे, एक विशेष हुआ था और एक क्या है, नियमित अधिवेशन हुआ था। और जिसमें पारित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। और इसलिए इसका जो है ऑप्शन डी जो है एक करेक्ट है। इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन के संबंध में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम परीक्षा में निश्चित तौर पर सही करके वापस आएं, दोबारा परीक्षा न देना पड़े। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न विशेष कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसका विरोध सीआर दास और लाला लाजपत राय ने किया। एक एक लाइन पर प्रश्न बने हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। दिसंबर 1920 में चक्रवर्ती विजय राघवाचारी या बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में सीआर दास द्वारा आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। विचारों परांत इसकी पुष्टि की गई। इस अधिवेशन में यह घोषणा की गई, वैधानिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। वैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। इस स्वराज से गांधी जी का तात्पर्य था इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर प्राप्त किया जाए, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम ऐसा स्वराज चाहते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त किया जाए, हमको लेकिन स्वराज दिया जाए। किसी भी कीमत हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने का दायित्व सौंपा गया। इसी अधिवेशन में प्रश्न बनेंगे, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का दायित्व पूरी तरह से महात्मा गांधी को सौंपा गया? तो नागपुर का वार्षिक अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर त्याग पत्र देने वाले नेताओं में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापरणे। असहयोग आंदोलन के तरीकों से ये लोग सहमत नहीं थे। आपकी पीजीटी में जिन्ना के संबंध में एक प्रश्न बना है, उसमें लिखा है असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, तो यहीं से वो लाइन आपको मिलेगी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापरणे, इन लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस को छोड़ दिया विरोध करके, वहां से अलग हो गए। प्रारंभ कब से हुआ? 1 अगस्त 1920 में। स्थगित कब किया गया? 12 फरवरी 1922 में, जब गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, तब इसको स्थगित किया गया। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि इसके उद्देश्य क्या थे? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान। मतलब जब जो है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को ब्रिटेन ने जीत लिया था, खिलाफत को या खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, तो हमारे यहाँ मुसलमानों ने जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उस में जो है जो निर्णय लिए जाए वो सम्मानजनक हो, ताकि जो है खलीफा जो मुसलमानों के धर्मगुरु हैं उनका सम्मान बरकरार रहे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग, पता है 14 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जनरल ए डायर ने
1000 कम से कम 1000 भारतीयों को गोलियों से भुनवा दिया था, तो उसकी जांच हो और न्यायपूर्ण ढंग से उसका निपटारा किया जाए मांग थी। दूसरा, स्वराज की प्राप्ति, ये उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य क्या थे? राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, अस्पृश्यता को दूर करना, आंदोलन के कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया। कितने का? कम से कम 1 करोड़ रुपया का कोष रहेगा, ताकि आंदोलन संबंधी जो गतिविधियां होंगी उसकी फंडिंग की जा सके। इसका नाम रखा गया तिलक स्वराज फंड, क्योंकि जिस दिन जो है 1 अगस्त 1920 को आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, उसी दिन जो है तिलक का अंतिम संस्कार हो गया था, अंतकाल हो गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया तिलक स्वराज फंड। एक प्रश्न पूछता है, असहयोग आंदोलन विरोधी संस्था कौन थी? एनटी। और उस संस्था में कौन कौन सम्मिलित था? ये प्रश्न बनता है। बड़े व्यवसायियों पुरुषोत्तम दास ठाकुर की अध्यक्षता में जमना दास, द्वारका दास, कावास जी जहांगीर, फिरोज सेठाना तथा शीतलवाड़ आदि द्वारा स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन विरोधी संस्था। समझ रहे हैं? और इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। एक प्रश्न आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अब ये पूछता है, आपके पीजीटी में पूछा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान किन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी? समझ रहे हैं? इसमें देखिए, सीआर दास ने अपनी वकालत छोड़ी, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी, जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ी, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल जैसे प्रतिष्ठित वकीलों ने आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी। और किन लोगों ने अपनी कौन कौन सी उपाधियां छोड़ी? ये प्रश्न बने हैं आपकी परीक्षाओं में। गांधी जी ने क्या किया? कैसर हिंद, जुलू पदक, बोवर पदक, ये सब वापस कर दिया। गांधी जी ने कौन कौन सी किया था? कैसर हिंद, जुलू पदक और बोवर पदक उपाधियां वापस की। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने क्या किया? उनको राय बहादुर की उपाधि दी थी सरकार ने, उसको वापस कर दिया। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आदि की स्थापना इसी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई है। अब हम लोग जो है असहयोग से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उनके अभिलेखों में उल्लिखित है? ऑप्शन ए है करुआकी का, बी है तिसरक्षिता, सी है महादेवी, डी है कुमार देवी। तो करुआकी का जो है ये प्रयाग या इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, कौशाम्बी, प्रयाग ने कौशाम्बी इलाहाबाद का स्तंभ लेख है। इसमें क्या किया गया है? इसी में जो है कारुआकी के दान देने का उल्लेख है। अशोक की महारानी रानी कारुआकी के दान देने का उल्लेख है, के दान देने का उल्लेख है। और इसी में अशोक के एकमात्र पुत्र, पूछ लेगा कि किस अभिलेख में जो है एकमात्र पुत्र तीवर, क्या नाम है? तीवर का उल्लेख है। तो इसी जो है कौशाम्बी का अभिलेख में है। इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख। इस अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, इसमें ऑप्शन ए कारुआकी सही है। क्लियर है ना? इसमें ऑप्शन ए कारुआकी सही है। इससे पहले भी
इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है पीजीटी प्रवक्ता, इसमें वर्ष 2000 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था? मिला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। आगे चलें। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है? ऑप्शन ए है उर्दू, बी है पर्शियन, सी है तुर्की, डी है फ्रेंच। यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते ही आते रहते हैं। बाबर की जो पुस्तक का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा। और किस नाम से जाना जाता है? वाकियात ए बाबरी। बाबरी ये क्या है? ये है बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा लिखी गई है, बाबर की आत्मकथा है। और ये लिखी गई है तुर्की में। किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन देखिए इसमें, सी करेक्ट यही हो जाएगा, ये तुर्की में लिखी गई है। और इसका अनुवाद हुआ है, इसका अनुवाद अकबर के समय हुआ है, शाहजहां के समय हुआ है फारसी में। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में अनुवाद बहुत से लोगों ने किया है। तो इसका जो है फारसी में, किस भाषा में? फारसी में अनुवाद जो है अकबर के समय किसने किया था? जैन खां एवं पायंदा खां ने किया था। जैन खां एवं पायंदा खां ने किया था एक अनुवाद। एक दूसरा अनुवाद अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका अनुवाद शाहजहां के समय, किसके समय? शाहजहां के समय अबू तालिब तुर्बाती ने किया था। अबू तालिब पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अबू तालिब तुर्बाती किसके समय में किया था? शाहजहां के समय में किया था। इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में बहुत से लोगों ने किया। और सबसे अच्छा अनुवाद अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ है उसमें सबसे अच्छा अनुवाद है एएस बेबरीज का, मैडम एएस बेबरीज का है। अच्छा क्या है? इन्होंने जो है मूल तुर्की से तुर्की को पढ़ा। समझ रही हैं क्यों पढ़ा? कि बाबरनामा को जो है का अनुवाद करना है, मूल तुर्की से अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में किया और इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? मेमोयर्स ऑफ बाबर। मेमोयर्स ऑफ बाबर। समझ में आया? एस ए मैडम एस ए बेबरीज ने जो किया था वो अनुवाद सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना जाता है। और उस अनुवाद का क्या नाम है? मेमोयर्स ऑफ बाबर। इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले देखिए पीजीटी 2010 2011 में 2010 में 105 नंबर क्वेश्चन पे बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? यही प्रश्न है। अगला प्रश्न 74 है 2011 में, तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन था? समझ रहे हैं? 2 बार पहले आ चुका है, 2016 में तीसरी बार आ चुका है, टीजीटी में आपके कई बार आ चुका है, इसलिए यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आपके गलत भी नहीं होने चाहिए। अगर आपने परीक्षा में गलत किया निश्चित तौर पर और सभी प्रतियोगियों से आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों पर अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रखिएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव संप्रदाय और डी है आजीविका माने आजीवक। समझ गए?
तो अब ये समझा जाए वीर निर्वाण युग क्या है। आप लोग जानते हैं ईसा पूर्व 78 AD माने ईस्वी, ये क्या है? तो आपका उत्तर आएगा संवत है ना। ये कौन सा संवत है? ये विक्रम संवत है, ये विक्रमी संवत है। ये कौन सा संवत है? शक संवत है ना। उसी तरह से काल गणना के लिए जैन धर्म में वीर निर्वाण युग या वीर निर्वाण संवत प्रारंभ किया गया। जिस तरह से हम लोग जो है विक्रमी संवत, शक संवत इन सब का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से जैनियों ने क्या किया? वीर निर्वाण संवत, वीर निर्वाण युग का प्रारंभ किया। यह प्रारंभ कब से होता है? जब कहते हैं कि महावीर को निर्वाण मिला था, महावीर को निर्वाण मिला था। और ये मानते हैं महावीर को निर्वाण 527 ईसा पूर्व में मिला था। जो 527 ईसा पूर्व निर्वाण की तारीख मानते हैं, वर्ष मानते हैं, वो ये मानते हैं कि उनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ रहे हैं? और वो जो है रात थी, दीपावली की रात थी, इसलिए महावीर निर्वाण दिवस के रूप में दीपावली को भी मनाते हैं। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा वीर निर्वाण युग काल आगणन के लिए, काल गणना के लिए जैन धर्म में प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। और अगर प्रयोग होता है तो क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि 527 ईसा पूर्व से प्रारंभ है। तो 527 में महावीर स्वामी को क्या मिला था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये बात मानते हैं। आइए इसको और देख लिया जाए। जैन धर्म में समय गणना का आधार महावीर स्वामी का निर्वाण माना जाता है, जो कार्तिक अमावस्या दीपावली की रात में 527 ईसा पूर्व को पावापुरी बिहार में हुआ था। क्लियर? उसी दिन से जैन समाज अपनी काल गणना आरंभ की, जिसे वीर निर्वाण संवत या वीर निर्वाण युग कहा जाता है। अर्थात यह कालक्रमिक गणना प्रणाली है जिससे महावीर स्वामी के निर्वाण के संस्मरण में स्थापित किया गया। यहाँ पर महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व माना जाता है। दीपावली पर भी जैनों के लिए महावीर निर्वाण दिवस माना जाता है। और कुछ इतिहासकार महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व और जो मृत्यु 468 ईसा पूर्व मानते हैं। यहाँ पर जो है 599 उनका जन्म माना गया है, 527 ईसा पूर्व उनका मृत्यु माना गया है। और वो जो निर्वाण मृत्यु का समय है वहीं से वो काल गणना को प्रारंभ करते हैं। समझ गए? चलिए आगे है प्रश्न 5 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का परित्याग कर दिया? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है अरविंद घोष, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है बिपिन चंद्र पाल। किसने किया? अब थोड़ा सा समझा जाए कि जब जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान अंग्रेजों ने क्या किया? क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया 1919 में, जिसका नाम था सिडनी रोलेट के नाम पर, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती थी। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, और गिरफ्तार किया गया तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। और गुप्त रूप से क्या करते थे?
केस को आगे बढ़ाते थे और उनको दंड दिया जा सकता था। गुप्त रूप से जो है न्यायालय में केस को चला करके दंड दिया जा सकता था। इसमें अपील का अधिकार नहीं था, इसलिए इसको कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील इसके विरोध में का अधिनियम कहा गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया, कहा बिना वकील के, बिना दलील के, बिना अपील के है। तो ये जो रोलट एक्ट था इसका विरोध भारत में व्यापक रूप से हुआ और इसी विरोध के कड़ी में पंजाब में हुआ क्या कि 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के त्योहार पर एक जो हिंदू मुसलमानों ने इसके विरोध में हिंदू व मुसलमानों ने क्या निकाला, एक संयुक्त जुलूस निकाला। संयुक्त जुलूस निकाला और इस जुलूस से जो है अंग्रेजी सरकार घबरा गई और घबरा करके जुलूस का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, इन सबको क्या किया सरकार ने, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर से निर्वासित कर दिया। गिरफ्तार किया और अमृतसर से कहा कि आपका निर्वासन कर दिया जाता है, अमृतसर से निर्वासित कर दिया। अब जब एक किया तो इसका विरोध होना स्वाभाविक था। इसी के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो गिरफ्तारी हुई थी, इस गिरफ्तारी के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग विरोध के स्वरूप इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग में, अब जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठा हुए तब जो है वहां का जो था प्रशासक जनरल ए डायर, उसने इस जो है जुलूस को, इस सभा को अवैध घोषित कर दिया। कहा कि यह है अवैध है और बिना चेतावनी दिए अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। भगदड़ मच गई और उस गोली कांड में 1000 से अधिक मारे गए लोग। 1000 से, दृश्य बड़ा नृशंस था, हृदय विदारक था। और इससे जो है ये जो घटना हुई, इस घटना से रविन्द्रनाथ टैगोर अत्यधिक दुखी और क्रोधित हुए। दुखी और क्रोधित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड और सर की जो उपाधि अंग्रेजों ने दी थी उसको वापस कर दी। इसलिए से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और इन्हीं के साथ में शंकर लाल नायर ने इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे, तो कार्यकारिणी से, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। अभी तो ये प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के स्वरूप किसने जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, तो कौन आएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद फिर जो है कांग्रेस के बहुत प्रयास से इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई। हंटर कमीशन ने सरकार को बरी किया। इस पर जो है गांधी जी समेत भारतीयों ने कहा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती है। समझ रहे हैं? इसके बारे में और अधिक जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीजीटी 2011 के क्वेश्चन नंबर 116 में जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। कौन था ये पूछा गया है, उसकी व्याख्या में जाकर के देख लीजिए, आपको और जानकारी
मिल जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, डी है गगनेंद्रनाथ टैगोर। ये सब टैगोर बंधु हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अब समझिए स्थापना कब होगी? 1905 का वर्ष आप सभी इतिहास के विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पता होगा। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विभाजन हुआ। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का इम्पैक्ट शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा, कला के क्षेत्र में पड़ा, साहित्य के क्षेत्र में पड़ा, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और कई लोगों ने साहित्य सृजन किया, और कला के क्षेत्र में भी पड़ा। और 1906 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्या स्थापित किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इस सोसाइटी द्वारा प्राचीन भारतीय कला को प्रोत्साहन दिया गया, संरक्षण किया गया, और इन्होंने क्या किया? छात्रवृत्ति प्रारंभ की। और पहली छात्रवृत्ति मिली थी नंदलाल बोस को। एक किसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति किसको प्राप्त हुई? एक दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किसने इसको स्थापित किया था? तो आपको पता चल गया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। समझ गए? आइए इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। हाँ, विकल्प हम लोगों ने मार दिया टिक नहीं? हाँ, मार दीजिए। विकल्प बी है, ऑप्शन बी करेक्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब आगे बढ़ें। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त की भी तिथि आपको पता होनी चाहिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। इस बैठक में विद्यार्थियों ने सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें विद्यार्थियों को आंदोलन में जाने से मना किया गया था। उन सबका विरोध चल रहा था। विरोध में 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़ा नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन कमीशन स्थापित करने का फैसला लिया गया। इस परिषद का उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के द्वारा जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा को देना जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी हो। 14 अगस्त 1906 को इसी की तर्ज पर, इसी के अनुसार बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और अरविंद घोष इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। यह प्रश्न बन चुका है। बंगाल नेशनल कॉलेज जो स्वदेशी आंदोलन दौरान बनाया गया था, उसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? पहले प्राचार्य कौन थे? कौन है? अरविंद घोष। क्लियर? बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य डांस सोसाइटी ने किया। एक बार प्रश्न पूछा है कि डांस सोसाइटी का संस्थापक कौन था? देखते हैं उसके। इसकी स्थापना 1902 में ही विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में, जब जो है कर्जन के समय यूनिवर्सिटी कमीशन बना था, उसके विरोध में हो गया था। और किसने किया था? सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत करना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रेरणा स्रोत गीतों और कविताओं की रचना की गई, जिससे लोगों को नया उत्साह मिला। कला के क्षेत्र में जो अब आपका टॉपिक है, जो आपका प्रश्न है, कला के क्षेत्र में इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने विशेष योगदान दिया और 1906 में
1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण तथा विकास किया जा सका। यह संस्था चुने हुए उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करती थी। नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति मिली, फर्स्ट जो है छात्रवृत्ति किसको मिली थी? नंदलाल बोस को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चलें, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? ए है मार्च 1946, बी है मार्च 1947, सी है मार्च 1945, डी है मार्च 1948। आइए समझते हैं। कैबिनेट मिशन की बात बहुत बार हुई है। हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब जो है 16 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली बने, क्लीमेंट इटली, ठीक, क्लीमेंट इटली थे। कितना क्लियर हुआ? उन्होंने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की, क्या घोषणा की? बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, समझिए। भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये बात किसने कही? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कहा। स्वतंत्र कैसे होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए मैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों का एक दल या मिशन भेजूंगा। इनके कैबिनेट के मंत्रियों का, कैबिनेट के जो मंत्रियों का दल आएगा, मंत्रियों का मिशन आएगा। इसी कारण क्लेमेंट इटली के कैबिनेट के मंत्रियों का मिशन आया था, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। और जो इसने प्लान दिया था उसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, समझ गए? फिर जो मिशन आया था उसमें कौन कौन थे उसको देख लिया जाए। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस थे। ये उस समय क्या थे? ये थे भारत सचिव थे, भारत सचिव, इन्हीं का अध्यक्षता में आया था। और उसके 2 और सदस्य थे। सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स का नाम सुना होगा, 42 में क्रिप्स मिशन। इस समय व्यापार बोर्ड के, ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, उस समय थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगले सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये कौन थे ब्रिटेन के कैबिनेट में? नौसेना मंत्री थे। इन्हीं का 3 सदस्यीय सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में दल आया। ये कब आया दल? 24 मार्च 1946 को। और आपके देखिए विकल्प ए में जाइए, तुरंत जाइए, देखिए मार्च 1946, कितना मार्च है? 24 मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन कहां पर आया? भारत में आया। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब इसने आया, आने के बाद विचार विमर्श, इन सब के बाद उसने कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना में क्या था? अंतरिम सरकार के गठन, अंतरिम सरकार की स्थापना,
यही सिफारिश की थी, अंतरिम सरकार की स्थापना। और क्या था? संविधान सभा का गठन, और संविधान का निर्माण। इस प्लान में ये सब चीजें मौजूद थी। हमें उत्तर पता चल गया है। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए उसको एक बार जो है सरसरी निगाहों से हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 ईस्वी में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। इतना क्लियर। 14 मार्च 1946 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन भेजा, जिसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष जो इसके सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री जो इसके सदस्य थे। समझ में आया? इतना बात हो चुकी है। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इतना क्लियर। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के गठन, संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। इसी कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। संघीय विषय के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। संघीय विषय के अतिरिक्त भारत की एकता बनाए रखी जाए, इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान में। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के, इसमें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। सामान्यतः यह किया गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। प्रमुख समुदाय की जनसंख्या भी देखना है और पूरी जनसंख्या देखना है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों को ही चुनेंगे। मान्यता प्राप्त समुदाय थे, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख समुदाय। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से होगा। ये देशी रियासतों में कैसे चुनाव होगा? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। कितनी की गई? 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292, देशी रियासतों के 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होंगे। शुरुआत कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों की बात की। उसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने होंगे, कमिश्नरी से कितने होंगे, देशी रियासतों से कितने होंगे, उन सब का प्रावधान इसी में कर दिया गया है। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? ए है कोल्डिहवा, बी है चिरांद, सी है गुफकराल, डी है लिंग सुगूर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किस नवपाषाणिक स्थल को सूचित किया गया, मतलब पता लगाया गया किस नवपाषाणिक स्थल पर। तो आइए इसको देखते हैं। एक शब्द है नवपाषाण। क्या शब्द है? नवपाषाण। इसको क्या कहते हैं? नियोलिथिक। यही कहते हैं अंग्रेजी में। देखो भाई गलत तो नहीं, क्या कहते हैं? नियोलिथिक। ये टर्म, ये शब्द किसने दिया, ये भी हमको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये शब्द दिया जॉन लुबाक ने। कब दिया था? 1865
ईस्वी में दिया था और कहाँ दिया था। एक उनकी पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, एक पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसी में जॉन लुबाक ने सबसे पहले नवपाषाण या नियोलिथिक टर्म को क्वाइन किया, खोजा, दिया। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा क्या प्रश्न था, किसका उत्तर हम लोग तलाश रहे हैं, उस पर हम लोग आते हैं। तो भारत में नवपाषाणिक स्थल की खोज किया था एम कृष्णा ने। एम कृष्ण कहीं लिखा रहता है, कृष्णा ने। और ये स्थल कहां पर था, ये जानना चाहिए हमको। कर्नाटक के लिंगसुगुर में, कर्नाटक के लिंगसुगुर में। और देखिए ऑप्शन, देखिए डी, ऑप्शन डी क्या है, लिंगसुगुर है। ये कब किया गया था, 1842 ईस्वी में। समझ में आया। ये भारत में प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। उसके बाद उत्तर भारत में जो प्रथम है, प्रथम नवपाषाण या पाषाणिक स्थल, इसकी खोज किया था ले मसूरी ने। किसने किया था, ले मसूरी ने। वो स्थान कौन सा है नवपाषाणिक, तो ये है प्रयागराज के बेलन नदी, प्रयागराज के बेलन नदी के दो प्रसिद्ध स्थल हैं, कोलडिहवा और महगड़ा। कोलडिहवा और मरगढ़ा, ये स्थान है जो उत्तर भारत के प्रथम नवपाषाणिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर मिल गया है। आइए इसको तेजी से समझ लेते हैं। नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। भारत में नवपाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम एम कृष्ण को कर्नाटक के लिंगसुगुर में 1842 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक एच डी ले मसूरिया ने प्रयागराज के बेलन घाटी में कोलडिहवा और महगड़ा में प्राप्त किया। नवपाषाणिक उपकरणों में सर्वाधिक उपकरण कुल्हाड़ियों, एक बार पूछा गया है आपके पीजीटी में, सर्वाधिक जो है कौन से उपकरण पाए गए, तो कुल्हाड़ियां हैं। अन्य उपकरणों में बसुला, छेनी, रुखानियां, हथौड़े आदि थे। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या थी नवपाषाण की, कई बार चर्चा हो चुकी है। कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ, पालिशदार उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, ये जो है नवपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। इस विशेषता में अब क्या हुआ, आदमी घरों में रहने लगा, बर्तन बनाने लगे, और वो जो है खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक हो गया। स्टोर करने के से आगे बढ़कर क्या हो गया, वो प्रोड्यूसर हो गया। और इसी को कहते हैं नवपाषाणिक क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, जब आदमी ने अपने को आखेट और संग्रह से आगे बढ़ा करके उत्पादक के रूप में सिद्ध किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर से पहले देख लें प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, लिंगसुगुर, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, मास्की, पिकलीहल, ये आपके रिवीजन के लिए है। हल्लूर, हेमिंगे, कुपगल, टी नरसीपुर, ये पूछ लेता है क्या है, कौन से है। आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुन कोंडा, सिंगलपल्ली। तमिलनाडु में पेयमपल्ली, पूछा था पेयमपल्ली कहां पर स्थित है। कश्मीर के झेलम घाटी में बुर्जहोम और गुफकराल। विंध्य क्षेत्र के प्रयागराज के बेलन घाटी में कोल्डिहवा, पंचो, महगड़ा। बिहार के छपरा जिला में चिरांद, उड़ीसा में कुचाई,
इसके अलावा चैचर, शनिवार और ताराडीह, ये सब प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसका रिवीजन आपका कई बार होना चाहिए ताकि यहाँ से प्रश्न आए तो गलत ना हो। ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ के प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं, गलत होते हैं। वहां आप जो है परीक्षा में रिवीजन करके जरूर जाइएगा। नवपाषाणिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल, पूरा पाषाणिक स्थल, उनके उपकरण, उनकी विशेषता, समझ गए। आगे चलें। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियां मीर किसके राज्यकाल में संबंधित थे? ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है जहांदार शाह। किस सिलसिले की बात हो रही है इसको देखिए। इस सिलसिले की बात हो रही है कादरिया सिलसिला की। इसकी स्थापना बगदाद के शेख मुहाउद्दीन जिलानी ने किया था। मुहाउद्दीन जिलानी ने किया था इसकी स्थापना। और भारत में इसका प्रचार प्रसार, भारत में आइए, भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था शाह नियामत उल्लाह और मखदूम जिलानी। ये क्लियर हुआ। और भारत में एक इसी कादरिया सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत में जो है कादरिया सिलसिला किसने स्थापित किया? तो उत्तर आपका आएगा किसने? शाह नियामतुल्लाह ने। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम लोग अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। इसी सिलसिले के जो है एक संत थे, एक जो है शेख थे मियां मीर। क्या नाम था? मियां मीर, जो समकालीन थे जहांगीर और शाहजहां के। जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। और ऑप्शन देखिए क्या है, शाहजहां है नहीं, कौन है? जहांगीर ही है, इसलिए इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट कर लेते हैं। इनसे मिलने, मियां मीर से मिलने शाहजहां और दारा शिकोह, शाहजहां और दारा शिकोह ये गए थे लाहौर। शाहजहां और दारा शिकोह मियां मीर से मिलने लाहौर गए थे। मियां मीर के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना जरूरी है। हरमंदिर गुरुद्वारा, जो बाद में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर होता है, अर्जुन देव ने, सिख गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर गुरुद्वारा की नींव इन्हीं से डलवाई थी। हरमंदिर गुरुद्वारा की नींव किसने डाला था? मियां मीर ने, कादरिया सिलसिले के जो है संत ने। मियां मीर के उत्तराधिकारी थे मुल्ला शाह बदुक्सी। इन्हीं के जो शिष्य थे दारा शिकोह, परीक्षा में पूछा जाता है दारा शिकोह किसके शिष्य थे, और उनकी बहन जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम। और दारा शिकोह ने 2 पुस्तकें लिखी थी जिसमें सूफी संतों की जीवनियां लिखी हैं। उन पुस्तकों के नाम है सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया। ये दारा शिकोह द्वारा सूफी संतों के जीवनियों पर लिखी गई जो है पुस्तक है। इसके अलावा आप जानते हैं सिर अकबर का मजमा-उल बहरीन, ये सब दारा शिकोह के संबंध में आप जानते हैं। और देखिए, आइए, कादरिया सिलसिला के मियां मीर जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर गुरुद्वारे की नींव मियां मीर से रखवाया था। शाहजहां दारा शिकोह मियां मीर से मिले 1635 ईस्वी में।
कहाँ गए? लाहौर गए। उनके उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बख्शी हुए, जिनके शिष्य दारा शिकोह एवं जहां आरा बेगम थी। मुल्ला शाह बख्शी को शाहजहां भारत के 2 सम्राटों में से एक सम्राट मानता था। मतलब शाहजहां इतना प्रभावित था, कहा भारत में 2 सम्राट, एक मैं हूं और एक मुल्ला शाह बख्शी हैं। क्लियर हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। बताइए कौन सा वेद गद्य में भी है? सभी तो पद्य में है, तो कौन सा गद्य में भी है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 शाखा है, 2 शाखा है। एक शाखा कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद, क्या कहते हैं? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरी शाखा को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। ये जो कृष्ण यजुर्वेद हैं, इसमें 2 तरह के हैं। एक हैं छंदोबद्ध, छंदोबद्ध क्या है? मंत्र। दूसरा है गद्यात्मक वाक्य। क्या है? गद्यात्मक वाक्य। यही जो गद्यात्मक वाक्य है, यही अंशतः गद्य में है की बात करता है, जो यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको अन्य और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं वाजसनेयी संहिता। क्या जानते हैं? वाजसनेयी संहिता के रूप में जानते हैं। वाजसनेयी संहिता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसको इसके दृष्टा जो होते हैं, इसके दृष्टा कौन थे? वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क के जो है, वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क क्या थे? इसके दृष्टा थे। ये क्लियर हुआ। और यह जो है पद्य में है, पद्यात्मक है। तो गद्य में कितना पोर्शन है? कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग। ये छंदोबद्ध जो मंत्र हैं वो तो पद्य में है सभी मंत्र। तो ये आपको क्लियर हुआ। अंशतः गद्य में कौन सा है? आइए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? ए है लाहौर अधिवेशन, बी है नागपुर अधिवेशन, सी है गया अधिवेशन, डी है कलकत्ता अधिवेशन। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-3 बार आए हैं और इसका जो उत्तर क्या है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए गांधी जी को कोशिश की गई, लेकिन गांधी जी ने इसका अध्यक्ष बनवा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ? 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा को फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की। समझ गए? पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी में की गई थी, तिरंगा को फहरा करके पूर्ण स्वराज की घोषणा की और बताया कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है। और यह निश्चित किया गया कि अब जब हम लोग जो है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और जब जो है हमारा संविधान बना तो इसको 1950 में 26 जनवरी को ही लागू किया गया। और संविधान के लागू करने के बाद इस 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ करते हैं। इसी अधिवेशन में जो है
सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। ये समझ में आया? ये बहुत बार पूछा गया है। आइए वहां से देख लेते हैं कब कब पूछा गया है। पीजीटी 2005 में, 2009 में, 2013 की निरस्त परीक्षा में पूछा है। क्या प्रश्न है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई? प्रश्न 116 जो 2009 में पूछा था, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई? अगला प्रश्न देखिए, 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जितने आयाम में प्रश्न बन सकते थे उतने आयाम में आपको हमने बता दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। प्रश्न 112 है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनाम प्री का प्रयोग किया था? ए है दशरथ, बी है संप्रति, सी है कुणाल और डी है सुयश। तो अशोक के बारे में पता है, अपने अभिलेखों में वो देवा नाम पी और देवानम पियदस्य इस तरह का उल्लेख पड़ता है, मतलब देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला। प्रिय या सुंदरता तरह दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, इस तरह की उपाधियां उसने अपने नाम धारण किया था। और बाद में जो है, जो उनके उत्तराधिकारी थे, कौन? दशरथ ने भी देवानाम पी की उपाधि धारण की। अब देखिए इसमें विकल्प ए क्या है? दशरथ है, यही आपका ऑप्शन सही है। इसके अलावा लंका के, सिंघल के लंका नरेश, तिस्य, ये पूछा जा सकता है कि और किसने? तो तिस्य ने भी देवानामपी की उपाधि धारण की। यही तिस्य जो है हमारे अशोक के अभिलेखों के प्रथम पाठन करने वाले जेम्स प्रिंसेप को कंफ्यूज कर दिया था कि नहीं? जेम्स प्रिंसेप को कंफ्यूज कर दिया था जब 1837 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली मेरठ के स्तंभ लेख को पढ़ा, तो उसमें देवनामपी जो लिखा था उसका समीकरण स्थापित कर दिया लंका नरेश तिस्य से। भला हो बाद में सिंघली अनुसूतियां देव दीपवंश और महावंश में, जिसमें देवानामपी को अशोक से जोड़ा गया, और 1905 ईस्वी में मास्की का जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें देवानामपी की जो है अशोक से पहचान पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। अब समझ में आया कि कौन कौन लिया था? अशोक ने लिया था, दशरथ ने लिया था, लंका नरेश तिस्य ने लिया था। ये देखिए पीजीटी 2005 में क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया? वहां भी इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से की गई है। समझ रहे हैं? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयभद्र और डी शिशुनाग। हम लोग जो है 16 महाजनपद पढ़ते हैं कि नहीं? बोलिए, पढ़ते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से किसका उत्कर्ष हुआ था बताइए? किसके उत्कर्ष की गाथा हम लोग पढ़ते हैं? मगध के। और मगध के उत्कर्ष में जो पहला राजवंश था वो था हर्यक ना, हर्यक था। इसके पहले शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम लोग कहाँ देखते हैं? प्रथम बौद्ध संगीति के समय। उसके बाद अजातशत्रु के बाद शासक था उदयन, इसी को कहते हैं उदयभद्र। ठीक, इसी उदयन या उदयभद्र ने, उदयन और उदयभद्र ने गंगा और सोन नदी एवं सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और जो मगध की राजधानी
राजगृह थी, राजगीर या राजगृह, उसको लाया पाटलिपुत्र में किसने? उदयनी या उदयभद्र ने। क्लियर हुआ? और इसको पाटलिपुत्र को एक और नाम दिया जाता है, पता हो आपको, कुसुमपुर। कुसुमपुर भी इसको कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। तो आप तुरंत जाएंगे ऑप्शन सी पर, उदयभद्र या उदयन इसका जो है संस्थापक था। क्लियर है? आइए पढ़ लेते हैं। मगध के हर्यक वंश के अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र 460 से 444 ईसा पूर्व ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। वह जैन मतानुयायी था। उसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्य का निर्माण कराया। एक दिन वह जैन आचार्य का उपदेश सुन रहा था, उसी समय किसी ने छुरा भोंप कर उसकी हत्या कर दी। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14, हूणों का आक्रमण वर्णित है। ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख में, बी है जूनागढ़ अभिलेख में, सी है प्रयाग प्रशस्ति में, डी है मथुरा अभिलेख में। तो हूणों का आक्रमण ये हुआ था, गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त, जिनकी उपाधि थी क्रमादित्य। इन्हीं के समय जो है हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसके नेता थे खुशनवाज। हूणों के नेता कौन थे? खुशनवाज। इन्हीं के समय आक्रमण हुआ। और इसकी जानकारी हमको जो मिलती है वो मिलती है भीतरी अभिलेख से। भीतरी से जो अभिलेख मिला है उससे मिलती है। उसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित करके देश से बाहर निकाल दिया। बुरी तरह पराजित करके देश से बाहर निकाल दिया। और इसीलिए स्कंदगुप्त को देश रक्षक की उपाधि दी जाती है। अब क्लियर हो गया भीतरी अभिलेख? यहां से एक प्रश्न बनता है स्कंदगुप्त से। गुप्त एक बार प्रश्न पूछा गया, आपकी पीजीटी में पूछा गया है कि सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था स्कंदगुप्त के समय। तो ये जो मामला है राज्यपाल वाला, ये जुड़ता है जाकर के सुदर्शन झील से। सुदर्शन झील। अब थोड़ा सा सुदर्शन झील के बारे में समझ लें। और स्कंदगुप्त के समय क्या होता है कि भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा होने के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है। तब स्कंदगुप्त ने वहां के जो राज्यपाल थे सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र, क्या नाम था? चक्रपालित के द्वारा उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। चक्रपालित राज्यपाल नहीं थे, बल्कि वो जो गिरनार था, गिरनार के नागरक थे, गिरनार के नगरपति थे, के नागरक थे। ये तो हो गया सुदर्शन झील, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त के संबंधित कहानी, स्टोरी हो गई। अब थोड़ा समझा जाए सुदर्शन झील का निर्माण क्यों किया गया था। तो ये था कि पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए, पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के जो उनके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य जो उनके राज्यपाल थे चंद्रगुप्त के, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और इसमें जो है अशोक के समय
अशोक के समय तुसास्प ने भी काम करवाया। और आपने रुद्र दामन का नाम सुना होगा, शक शासक, जो 130 से 150 एडी तक शासन किए थे। शक शासक क्या नाम था? रुद्र दामन। इनके समय जो है बांध टूट गया था, तो इन्होंने अपने निजी खर्च से अपने राज्यपाल सुविशाख द्वारा इसका निर्माण कराया। तो आप समझो सुदर्शन झील से जुड़े कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, शक शासक रुद्रदामन है, गुप्त शासक स्कंद गुप्त है। यहाँ से भी घुमा करके वहाँ के राज्यपाल, इन सब के विषय में परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उत्तर आपको मिल ही गया होगा। क्या है? ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख है। आइए ये देखिए, पीजीटी 2000 में 2003 में क्या पूछा था? किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? प्रश्न जो है 2003 में 32 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंद गुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? अब देखो, इससे पहले 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2002 में, 2003 में, फिर 16 में पूछ लिया गया। प्रश्न है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है बड़ोदरा, सी है बनारस, डी है पावापुरी ना। तो बात किसकी हो रही है? पार्श्वनाथ की। कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें हैं। इनका जन्म हुआ था काशी में, काशी को बनारस भी कहते हैं, और काशी में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के छत्री थे अश्वसेन के घर में, समझ रहे हैं? अश्वसेन के घर में हुआ था। इनका नाम पार्श्वनाथ है इसलिए पड़ा कि जब एक गर्भ में थे तो इनकी मां को सर्प का जो है स्वप्न आया था, तो इसलिए पार्श्वनाथ पड़ा। और इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है ये सर्प है। क्लियर हुआ? इन्होंने जो है, अब आपको उत्तर तो मिल गया होगा, काशी बनारस में इनका जन्म हुआ था। और कौन से प्रश्न बनेंगे उसको समझ लीजिए। इन्होंने 84 दिन की कठोर तपस्या की। कहां पर की? सम्मेद शिखर पर्वत पर। ये कहां पर? पारसनाथ पहाड़ी पर है। सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्होंने 84 दिन की तपस्या की, तब जाकर इनको ज्ञान मिला, कैवल्य प्राप्त हुआ। और इन्होंने चतुर्याम दिया था। चतुर्याम, इनकी शिक्षा क्या है? चतुर्याम। चतुर्याम में एक और याम सम्मिलित करते हैं महावीर ब्रह्मचर्य को, तब वो पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत बनता है। तो चतुर्याम में क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। और इसमें जब ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं महावीर स्वामी, एक बार प्रश्न आपके पूछा गया है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें एक नया क्या जोड़ा गया, तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो चतुर्याम व्यवस्था दी थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि जब 100 वर्ष के हो गए, कौन हो गया? पार्श्वनाथ। उम्र में ये चले गए सम्मेद शिखर पर्वत पर। सम्मेद शिखर पर्वत पारसनाथ पहाड़ी है, और यहां पर इन्होंने 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किया। क्या किया था? निर्वाण प्राप्त किया था। इसी निर्वाण प्राप्त करने के कारण सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र। और आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जैन सिद्ध क्षेत्र कहां पर है? उत्तर में सम्मेद शिखर रहता है, वहां आप जाके सही कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ये देखिए पीजीटी 2000 में 2003 में क्या पूछा था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, कौन माना जाता है? नाम पूछा था यहाँ पर, वहां पर स्थान पूछा था। समझ गए? जो इसी प्रश्न को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, आपको दिख ही रहा होगा ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 ना। तो अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसी चर्चा को हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन बना रहे। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, कहां पर? बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद ने। और इसमें जो है एक प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो संकल्प इसने तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? प्रस्तुत किया भारत छोड़ो संकल्प प्रस्ताव। भारत छोड़ो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद इसको 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1942 में। प्रश्न क्या किया? किस दिन पारित हुआ? तो पारित जब स्वीकार होगा तभी होगा ना, 8 अगस्त 1942। ऑप्शन बी सही है। उसी दिन गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था और उसी भाषण में कहा था या तो हम देश को स्वतंत्र कराएंगे, नहीं तो उसमें इस प्रयास में हम मृत्यु का वर्ण करेंगे। करो या मरो का नारा पूछा गया था एक बार। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहां दिया? तो करो या मरो का नारा इसी समय दिया था। अब जब 8 अगस्त को यह सब हो रहा था तब अंग्रेजों ने क्या किया? 8 अगस्त की मध्य रात से जो है इन सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने की योजना प्रारंभ कर दी और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार आपकी इसी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार ने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर है। गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस को ही इस समय जेल बना दिया गया था, पैलेस में रखा गया। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को अहमदनगर जेल में रखा गया। पूछा जाता किसको कहां कहां रखा गया था? अहमदनगर जेल में। और बाद में सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी गांधी जी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुरा में रखा गया, बांकीपुर में। और अबुल कलाम आजाद को ये मिलाने के लिए दे देता है कहाँ किसको रखा गया था। आजाद को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में रखा गया। बांकुड़ा, समझ गए? इस तरह से आपको जो है यहाँ जो प्रश्न है उनके उत्तर मिल गए होंगे। और आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा? पीजीटी 2010 के क्वेश्चन नंबर 113 में देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन
क्या था, वहां जाइएगा तो पूरी व्याख्या आपको वहां भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। ऑप्शन ए है परशुराम से, बी है कृष्ण से, सी है बिंबिसार से, डी है उदयन से। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 22वें क्या नाम था, नेमिनाथ। इनको अरिष्ट नेम भी कहते हैं, अरिष्ट नेम इनका एक और नाम है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म जो है मथुरा के यादव वंश में हुआ था। मथुरा में इनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था। किस वंश में हुआ था, यादव वंश में हुआ था। इनको कृष्ण भगवान का, श्री कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चचेरा भाई माना जाता है, और इनको जो है कैवल्य जो है गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। गिरनार पर्वत पर इनको मिला था कृष्ण के चचेरे भाई। और कह रहा नेमनाथ का संबंध किससे है, तो विकल्प आइए बी में आइए, देखिए क्या लिखा होगा, कृष्ण से संबंध है। ये कृष्ण के क्या है, चचेरे भाई हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है। आइए देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ अरिष्ट नेमि का जन्म मथुरा में यादव वंश हुआ था। भगवान कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शंख है, याद रखिए। इन्हें गुजरात के गिरनार पर्वत पर मोक्ष कैवल्य प्राप्त हुआ था। समझ में आया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था। समझ गए। ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा, डी है जस्ता। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1330 ईस्वी में क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा टीसी टोकन करेंसी जारी की थी। क्यों जारी की थी, ये भी पता था कि चांदी की कमी हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है नव प्रयोग का आकांक्षी था, नया प्रयोग करने का इच्छुक रहा करता था, इसलिए जारी किया। और प्रश्न है किस धातु का है, तो उस समय जो वर्णी, हाँ, ये जो जारी किया था टीसी, चांदी के टंका के स्थान पर था। चांदी के टंका या टंका के स्थान पर था। तो बर्नी कहता है, कौन बर्नी कहता है, ये जो सांकेतिक मुद्रा प्रतीक मुद्रा जारी की गई थी वो तांबा थी, वो मिस लिखता है, और तांबा थी। और कमेंट करता है जीतल अपने को टका समझ रहा था। जीतल अपने को टका समझ रहा था। जब टका रोक दिया गया तो जीतल ने अपना भाव बढ़ाना शुरू किया होगा। तो उस पर कमेंट था जीतल अपने को टका कह रहा था। एक किसने कहा था, वर्णी ने। उसके बाद फरिश्ता भी एक इतिहासकार हैं उस समय का लिखा है, वो बताए हैं कि ये तो पीतल या कांसा, पीतल या कांसा का था वो प्रतीक मुद्रा। लेकिन इन सब के विश्लेषण के आधार पर आधुनिक इतिहासकार जो निष्कर्ष निकालते हैं उससे यह सिद्ध होता है उसने तांबे की, किसका, तांबा की जो है प्रतीक मुद्रा जारी की थी। इसलिए ऑप्शन सी इसमें तांबा करेक्ट है। और चीजें जानना है उसके परिणाम, असफलता के कारण, इन सबको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा पीजीटी 2013 के क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया गया था, वहां पर जाइए, देखिए, आपका समय बचेगा और आप अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे। क्लियर। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है। ऑप्शन है सिंगालवाद सूत्र, बी है संयुक्त निकाय, सी है सोनदंड सूत्र, डी है अंगुत्तर निकाय। आइए इसको समझा जाए। त्रिपिटक आपने सुना होगा, त्रिपिटक माने 3 पेटियां हैं। ये क्या है, त्रिपिटक क्या है, बौद्ध साहित्य।
त्रिपिटक में 3 पिटक कौन से हैं आपको पता होगा निश्चित तौर पर, फिर भी बात कर लेते हैं। एक है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक है। दूसरा है विनय पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। क्लियर? अब ये भी पता हो इन सब पिटकों में है क्या। सुत्त पिटक क्या है, बुद्ध के उपदेश और शिक्षा इसमें संग्रहित है। विनय पिटक क्या है, आचरण के नियम है, आचरणावली है। अभिधम्म पिटक क्या है, बौद्ध धर्म का दर्शन है, इसमें दार्शनिक व्याख्या है इसमें। और एक प्रश्न पूछता है कि इसके संकलन करता कौन है, तो सुत्त पिटक के आनंद हैं, दृष्टा है संकलन करता। और विनय पिटक के उपालि हैं, ये भी आपको पता रहे, रिवीजन आप एक बार मान लीजिए इसको। इसके बाद सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। कौन कौन से निकाय हैं इनके 5? खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिग्घ या दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। और इसी जो अंगुत्तर निकाय है, इसी अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। किसमें कहा गया है? इससे देख लीजिए, अंगुत्तर निकाय में कहा गया है जब कोई व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश करता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी इसमें एक और अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय में, 16 महाजनपदों का उल्लेख सूची सहित किसमें किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ऑप्शन डी क्या है? अंगुत्तर निकाय है। आइए देखते हैं इसको। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वर्ण विहीन हो जाता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, अन्य 4 हैं खुद्दक निकाय, दिग्घ निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय, जो भी बात हुई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? ऑप्शन ए है खम्स, बी है खराज, सी है जकात, डी है उपयुक्त में से सभी। तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाए गए करों को हम लोग समझते हैं। एक कर है उस्र। उस्र क्या है? भूमि कर है। उस्र क्या है? भूमि कर है। किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। और कितना लिया जाता था? 5 से 10%। क्लियर हुआ? अगला खराज। ये क्या है? ये भी भूमि कर है, लेकिन किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। कितना लिया जाता था? उपज का 1/3 से 1/2 भाग। समझ में आया? इसके बाद है अगला खम्स। 1, 2, 3। खम्स, खम्स क्या होता था? लूट में जो मिलता था पैसा, लूट में, खान में, खानों खुदाई में, और जमीन में गड़ा। गड़ा जो धन था वो सब खम्स के अंतर्गत आता था। और इसका सैनिक और राज्य में बंटवारा होता था। 1/5 भाग राज्य लेता था और बचा हुआ 4/5 भाग वो सैनिक लेता था। मतलब सैनिकों को ज्यादा मिलता था, राज्य को कम मिलता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने उलट दिया, 4/5 भाग किसको दिया? राज्य को दिया।
और 1/5 भाग किसको दिया? सैनिकों को दिया। समझ में आ गया? खुम्स आपके ना, खुम्स में ये प्रश्न पूछा गया है, किसने खुम्स का 4/5 जो है राज्य के लिए निर्धारित किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। उसके बाद होता है जकात। जकात भी एक धार्मिक कर है, धार्मिक कर है। किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। मुसलमानों से जो आय का 2 से 2.5% होता था। समझ रहे हैं? इसी प्रकार एक जजिया कर है, जजिया कर है, ये हिंदुओं से लिया जाता था उनकी जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए। अब आप देखिए क्या क्या दिया है, खम्स दिया है, खराज दिया है, जकात दिया है, उस्र और जजिया इसमें नहीं है। तो उपयुक्त सभी जो है सल्तनत काल में वसूले जाने वाले कर थे। आइए जल्दी से देख लेते हैं। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर थे। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर का 5 से 10%। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो 1/3 से 1/2 भाग। खुम्स लूट खानों अथवा भूमि में गड़े खजानों से प्राप्त धन, जिसके 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था। फिरोज तुगलक को छोड़कर शेष सभी अलाउद्दीन खिलजी, गासिमुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 अपने पास रखा, मतलब राज्य के पास रखा। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर 2 से 2.5% होता था, उन्हीं की भलाई पर खर्च किया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसके बदले में उसके जीवन तथा संपत्ति की रक्षा होती थी तथा वह सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि इस कर से मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक ने एक बार प्रश्न पूछा है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जो पहले इस कर से मुक्त थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? आपकी इसी परीक्षा में पीजीटी में पूछा गया है, वो है फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से होती है? ऑप्शन ए नौदा टोली, बी है आहार, सी है हड़प्पा, डी है इनाम गांव। देखिए ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे अधिक पाए जाते हैं कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे जोरवे, परवरा नदी के किनारे पर है जोरवे है, नेवासा है, जोरवे है, नेवासा है, नेवासा है, चंदौली है, चंदौली महाराष्ट्र में भी है, चंदौली है, और क्या है? इनाम गांव है, इनाम गांव है, दायमाबाद है, सोनपुरी है और नासिक है। ये सब जो है ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। इसमें जो इनाम गांव है, यहाँ पर जो है आवास विन्यास के सबसे अच्छे उदाहरण मिले हैं, और ताम्रपाषाणिक कालीन आवास विन्यास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इनाम गांव से मिलता है। यहाँ पर 28 घर तो मिले हैं आयताकार, एक घर मिला है गोलाकार, और 3 घर मिले हैं गर्तयुक्त, माने गड्ढे में बने हुए घर हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? इनाम गांव होगा, जो ऑप्शन डी है इसमें यही करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि पूरी तरह से याद रहे। सबसे अधिक ताम्रपाषाणिक स्थल, एक प्रश्न यहाँ से महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। यहाँ के प्रमुख स्थलों में जोरवे, नेवासा, चंदौली, इनाम गांव, दायमाबाद, सोनगांव और नासिक हैं। इन्हें जोरवे संस्कृति की उपमा दी जाती है। परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित जोरवे को इस संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल माना जाता है। एकमात्र जोरवे संस्कृति से ही सोने का आभूषण प्राप्त होते हैं। यहाँ से 9 तली एवं टोटीदार मृदभांडों, 9 तल हैं, टोटी लगी हुई का प्राप्त होती है। संस्कृत की अपनी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है, 9 तली टोटीदार। जोरवे संस्कृति की इनाम गांव बस्ती किला बंद एवं खाई से घिरी है। यह ताम्रपाषाण की एक बड़ी बस्ती है। इस बस्ती में 130 से अधिक घरों और कब्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से 5 कमरों वाले एक मकान और वृत्ताकार गर्त वाले मकान का साक्ष्य मिला है।
यहाँ से 32 मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से 28 आयताकार, एक बात हुई थी, एक गोलाकार, 3 गर्तित मकान है। इस स्थान से विशाल चूल्हे एवं अन्नागारों के प्रमाण मिलते हैं। इस संस्कृति के स्थलों में अधिविन्यास का सबसे अच्छा साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। अधिविन्यास का सबसे बढ़िया साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इनाम गांव से। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है 22 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है आनंद, बी है सारिपुत्र, सी है मोदगलायन, डी है सुभद्र। हुआ क्या था कि गौतम बुद्ध आए थे पावा। पावा में चुंद लोहार कि आमों के बाग में रुके, आम्र वाटिका में रुके, उसने खाना दिया, कहते हैं सूकर मध्य, सूकर मध्य था। उससे उनका जो है डायरिया हो गया, अतिसार हो गया, रक्तातिसार, रक्तातिसार हो गया। और उसके बाद वो चले आए कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर चले आए। यहाँ पर हिरण्यवती नदी है, इसी के किनारे सालवन में अंतिम विश्राम किया। अंतिम विश्राम स्थल क्या है? सालवन है कुशीनारा में। और यहीं पर उन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। उपदेश दिया। अंतिम उपदेश क्या है? सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करना चाहिए। क्या उपदेश थे? किसको दिए थे? सुभद्र को दिए थे। ऑप्शन डी में देखिए आपको सुभद्र मौजूद मिलेंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं पहले, तब चलते हैं। ठीक। मल्लों की राजधानी पावा में बुद्ध चुंद लोहार के आम वाटिका में रुके। चुंद ने बुद्ध को भोजन कराया। उसके बाद बुद्ध को रक्तातिसार हो गया, उन्हें बहुत पीड़ा हुई, जिससे वह सहते हुए कुशीनारा पहुंचे। अंततः बुद्ध ने हिरण्यवती नदी के तट पर मल्लों के सालवन में अंतिम विश्राम किया और अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को देते हुए कहा, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। यही 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अंततः रामसंभार नदी तट पर बुद्ध का दाह संस्कार किया गया। यह महानिर्वाण तिथि कंटोन रिकॉर्ड गणना पर आधारित है। एक बार जीआईसी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, इसका आधार क्या है? महानिर्वाण तिथि। जब उनकी मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाते हैं, एक कंटोन रिकॉर्ड के आधार पर है। समझ गए? आइए प्रश्न है 23 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी है गदर पार्टी, सी है अनुशीलन समिति, डी है विद्युत वाहिनी। एक बात आपने सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कई समानांतर सरकारें बनी थी। पैरेलल गवर्नमेंट थी, समानांतर सरकारें बनी थी। इसमें से आप लोगों को पता होगा, एक बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ना, और सतारा में वाईबी चाहवाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा की सरकार थी। एक प्रश्न पूछे सबसे ज्यादा दीर्घजीवी कौन थी, तो सबसे ज्यादा दीर्घजीवी कौन सी थी? यही पर सतारा वाली किसकी थी? वाईबी चाहवाण और नाना पाटिल वाली सबसे ज्यादा दीर्घजीवी थी। और एक सरकार बनी बंगाल के मिदनापुर में सरकार कौन सी थी? तामलुक सरकार, तामलुक की या तामलिप्ति की, तामलुक की जातीय सरकार,
तामलुक की जाति सरकार बनी और इस जाति सरकार की स्थापना की थी सामंत सेन ने। सामंत सेन ने की थी। और इसी जो सरकार में सुशील कुमार धारा थे, एक सुशील कुमार धारा की कमान में बनाया गया, कि कमान में क्या बनाया गया, सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन बनाया गया। सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन बनाया गया। इसी सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या रखा गया, विद्युत वाहिनी। समझ में आया? ये विद्युत वाहिनी क्या है? सुशील कुमार धारा के नेतृत्व में जो एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन बना हुआ था, उसी के जो है विद्युत वाहिनी कहा गया। और आशुतोष कोयला इसी से संबंधित थे। तो आपका प्रश्न है, आशुतोष कोयला इससे संबंधित थे। और इसी से संबंधित थी मातंगिनी हजारे। मातंगिनी हजारे भी इसी संबंधित थी, जिन्हें 73 वर्ष में क्रांति करते हुए गोली से मारा गया। 73 वर्ष की थी। मातंगिनी हजारे के बारे में पूछा गया है। विद्युत वाहिनी, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आशुतोष कोयला विद्युत वाहिनी से संबंधित है। विकल्प डी इसमें सही है। देख लेते हैं, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में सतीश चंद्र सामंत, सतीश चंद्र सेन नहीं, सतीश चंद्र सामंत, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1942 में कमो तामलुक जाति सरकार, पूरा नाम है कमो तामलुक जाति सरकार या ताम्रलिप्ति सरकार की स्थापना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस जाति सरकार ने सुशील कुमार धारा की कमान में सशस्त्र विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इसके एक सदस्य आशुतोष कोयला थे। इस वाहिनी के सदस्य मातंगिनी हजारा की आंदोलन के दौरान गोली लगने से 73 वर्ष में मृत्यु हो गई। समानांतर सरकार ने पुलिस स्टेशन, सैन्य विभाग, अदालतें और राजस्व संग्रह प्रणाली स्थापित की थी। न्याय का वितरण, शांति और सुरक्षा बनाए रखने, गरीबों व संकटग्रस्त लोगों की मदद करने अंग्रेजों की नागरिक सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। यह सरकार 8 अगस्त 1944 में गांधी जी के कहने पर गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, तब यह सरकार समाप्त हुई। गांधी जी ने कहा कि स्वच्छाचारी नवीन प्रवृत्ति पैदा होगी जो बाद में हमारे राष्ट्र के लिए खतरनाक होगी। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? ए है लॉर्ड हेस्टिंग, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड बेंटिंग है। फिर जब कंपनी और अंग्रेजी शासन हुआ तो कॉर्नवालिस मिंटो और हेस्टिंग ने भी प्रयास किया। इन सबको सीमित सफलता मिली। इसके बाद जो है भारत में पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने इस क्रूर तथा अमानवीय प्रथा के विरुद्ध में, किसने? राजा राम मोहन राय ने के विरुद्ध में इसको हटाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। इसका सबसे ज्यादा सहयोग उनकी पत्रिका संवाद कौमुदी से, क्योंकि संवाद कौमुदी में वो लगातार लिखे हैं कि सती प्रथा कितनी क्रूर है, कितनी अमानवीय है। इन सब से प्रभावित हो करके और अंग्रेज जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कार्यकारिणी में एक जो है कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और 4 दिसंबर 1829 में नियम 17, याद रखिए कौन सा नियम, 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर कोई सती प्रथा के लिए, सती होने के लिए प्रेरित करता है तो उसको जो है हत्या के दंड के बराबर माना गया और यह सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। उसके बाद 1830 में बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। इससे सती प्रथा पर एक जो है समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान इस एक्ट का रहा है। ये पहले पूछा गया प्रश्न देखिए, पीजीटी 2013 में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई?
वहां भी इसकी व्याख्या हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक है व्यापार में पूंजी लगाने वाले, बी है श्रेणी के अध्यक्ष, सी है मुद्रा विनिमय करने वाला, डी है शिल्पकार। श्रेष्ठी क्या होता था आप समझा जाए। पहले प्राचीन काल में जो शिल्पी होते थे, शिल्पियों, व्यापारियों, इन सब का संगठन या संघ होता था। इसी संगठन या संघ को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी क्या कहा जाता था? श्रेणी। और इसी श्रेणी का जो अध्यक्ष होता था, जो प्रमुख होता था, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था, सेट्टी कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था। समझ गए? इसको श्रेष्ठिन, श्रेणी, जेठक कहा जाता था। तो ऑप्शन बी क्या है? श्रेणी का अध्यक्ष ना, यही सही है। ये श्रेणियां अपना नियम बनाती थी, इनको नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। इसी श्रेणी धर्म के आधार पर उस श्रेणी में सम्मिलित सभी शिल्पकारों, व्यापारियों को व्यापार करना पड़ता था, उसके नियम का पालन करना पड़ता था। ये अच्छे नींवी रखती थी, ये अपना स्टॉक रखती थी, कर्ज देती थी, ये न्याय करती थी। जो उनके न्यायालय थे, इस न्यायालय का जो अध्यक्ष होता था महाश्रेष्ठिन कहते थे। समझ गए? इस श्रेणी व्यवस्था के संबंध में है, आपको उत्तर मिल गया है। ये पहले ही पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन है। पीजीटी 2009 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 66 श्रेणी कहते थे, किसको कहते थे वो पूछा गया था। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पीजीटी 2016 के डिस्कशन में पहली क्लास पूरी कर ली है। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को फीडबैक देना है। फीडबैक आप लाइक और कमेंट के माध्यम से दीजिए, और जहां भी आपको लगे कि समझने में असुविधा हो रही है, कमेंट के माध्यम से मुझको बताइए, मैं तत्काल समुचित समाधान उपलब्ध करवाऊंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य और तन्मयता से पूरी क्लास को में बैठे रहे और पूरी क्लास को समझा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।